नमस्ते दोस्तों। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है। पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने पीवाईक्यू पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही दिन गुजरते जा रहे हैं, परीक्षा नजदीक आ रही है और परीक्षा नजदीक आने के कारण आपको अपनी तैयारी में एक एडिशन करना है, वो है रिवीजन। जितना भी चीज अभी तक आपने पढ़ा है उन चीजों को आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उन चीजों पर आपकी पकड़ अच्छे तरीके से मजबूत हो सके। हमने बहुत सारे सर्किल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये सारे वीडियो लेक्चर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो परीक्षा 21 जुलाई को कंडक्ट की जानी है, उसके दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में रिपीट होने का चांसेस बहुत रहता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का वीडियो में उड़ीसा सर्किल पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेट ए का ये पेपर होने वाला है। ध्यान से समझिएगा कि इस पेपर में मैं आपको डिपार्टमेंटल 50 क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। साथ ही कुछ क्वेश्चन में मुझे कुछ अलग तरीके का फीचर मिलेगा, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको जो पेपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका पीडीएफ चाहते हैं, इसी पेपर में जो जीके के क्वेश्चन हैं उसका सलूशन चाहते हैं, इसी पेपर में मैथ का जो क्वेश्चन है उसका सलूशन चाहते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं, तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही होगी जिस पर हमारा ऑफिशियल नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। मैंने नंबर स्क्रीन पर और भी लिख दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो उड़ीसा सर्किल 2022 में पूछा था वो था कि विच द फॉलोइंग सिटी हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्किल। मैंने 23 सर्किल बताया, उसका हेडक्वार्टर बताया, आपने याद किया होगा, अभी बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो ज्यादा बातचीत करने का जरूरत नहीं है। कभी हरियाणा सर्किल का पूछेगा तो ध्यान रखना है कि अंबाला जो है इसका मुख्यालय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गुड़गांव किसी का नहीं है, कुरुक्षेत्र किसी का नहीं है। डी नंबर में जो दिया है आपको चंडीगढ़, ये आपका पंजाब सर्किल का हेडक्वार्टर है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो फार एज द पब्लिक कॉन्सर्न देयर इज नो डिफरेंट इन कैरेक्टर ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय। बोला है जहां तक जनता का संबंध है, इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं होता। मैंने कुछ चीजों के बारे में आपको समझाया था कि भाई साहब, बीओ में कुछ चीजों का लिमिटेशन होता है कि आप इंश्योरेंस 600 तक कर सकते हो, आप विड्रॉबल 20,000 तक कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिन पर थोड़ा सा सीमाएं तय की जाती हैं, लिमिटेशन तय की जाती हैं। ये किसके मामले में होता है? बीओ के मामले में होता है। मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस 3 प्रकार के हैं, लेकिन एसओ और एचओ में जो भी सर्विसेज होती हैं, मतलब जो सुविधा एचओ में होगा वो सभी सुविधा एसओ में होगा और वही लिमिट होगा। तो कौन सा उत्तर? उत्तर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ए और बी दोनों में सेम ही ऑप्शन दिया है, तो किसी को भी आप पिक कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर ए और बी दोनों सही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पीओ गाइड 1 के खंड के अनुसार निम्नलिखित में से किसे डाकघर की छुट्टियों के रूप में नहीं पहचाना जाता। बोला है पीओ गाइड में आपको क्लॉज 8 में कुछ छुट्टियां बताई जाती हैं कि ये छुट्टियां जो है हर एक सर्किल करता है और कुछ छुट्टियां सर्किल टू सर्किल वेरी करता है। कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से वो लिस्ट में शामिल नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया है। चलिए, पहला दिया है इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस, ये बिल्कुल छुट्टी में शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा भी होता है, महावीर जयंती भी होता है। क्रिसमस जो है वो इस लिस्ट में नहीं होता, इसी वजह से इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो भी आपको पीओजी 1 में, पीओजी 2 में, आईटी में, प्रोडक्ट एंड सर्विस में, वॉल्यूम्स में जो चीजें दी गई हैं उनको याद करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
एट विच फिलाटेली ब्यूरो ओवरसीज ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड, कि किस फिलाटेली ब्यूरो में विदेशों के ऑर्डर निष्पादित किए जाते हैं। कौन से ऑर्डर? फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट के ऑर्डर। क्या होता है भाई साहब? जो टिकट कलेक्शन का शौक रखता है, टिकट को एकत्र करना चाहता है, कोई भी क्षेत्र में कोई टिकट जारी किया, विज्ञान का क्षेत्र में, हिस्ट्री का क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो कॉमरेटिव स्टाफ जारी किए जाते हैं, जारी होने से कुछ दिनों के अंदर ही अगर इस अकाउंट को आप ओपन करवाते हैं तो आपको दिए गए पते पर भेजे जा सकते हैं। अगर फॉरेन का कोई भी ऑर्डर आता है तो वो बॉम्बे जीपीओ के द्वारा निपटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है, कई बार इसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड 1 विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, पीओ गाइड 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, एंट्री इन द फ्रैंकिंग मशीन लेजर शुड बी चेक्स 1 इन अ मंथ, कि जो भी आप एंट्री करेंगे, जो भी प्रविष्टियां करेंगे फ्रैंकिंग मशीन लेजर में, उनको महीने में एक बार चेक किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें ढूंढना था सही, और सही हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है, ध्यान रखिएगा। तो बाकी ऑप्शन को हमें पढ़ने का जरूरत नहीं है। नीचे 3 बातें लिखी हैं, तीनों की तीनों बातें गलत हो जाएंगी। चलिए इसका उत्तर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। बोला है आरएमएस मशीनों के संस्करण 2 मॉडल निम्नलिखित में से किस मूल उपकरण निर्माता को अनुमोदित किए गए थे? नियोपोस्ट, पिटनी बॉस, फार्मा सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये सभी जो है RMFS रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम के तहत आते हैं, और इन सभी को जो है वो मैनेज कर रहा है, मतलब ये सेकंड वर्जन के फ्रैंकिंग मशीन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 7 नंबर का। द फैसिलिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज अवेलेबल selected gazetted HSG post office to firm business established who post not less than, कि मैंने आपको बताया नगद में डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की सुविधा चयनित राजपत्रित कार्यालय और HSG कार्यालय में किन फर्म और प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध होती हैं। कुछ लिमिटेशन बताए गए हैं कि आर्टिकल के लिए आप पोस्टेज कैश में भी पेड कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म जो एक समय में 100 आर्टिकल, 200 आर्टिकल, 500 आर्टिकल या 1000 आर्टिकल पोस्ट करता है। लिमिटेशन क्या है? 7 का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति होता है जो एक समय में कम से कम 500 आर्टिकल पोस्ट करता है, 500 आर्टिकल एट अ टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट रुपए से कम की किसी भी राशि के लिए बीमित वस्तु को सामान्य तरीके से वितरण किया जाता है। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल का डिलीवरी के बारे में पूछा तो 2 बातें मैंने आपको बताई थी। अगर उस पर राशि जो है वो 500 रुपए से कम है, 500 रुपए से कम का इंश्योर्ड आर्टिकल है, तो उसको हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, मतलब एड्रेसी के पते पर भेजेंगे। अगर 500 रुपए से अधिक होता है तो उसको इंटीमेशन भेजेंगे और डाकघर में आकर उस आर्टिकल को उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा उत्तर? डी ऑप्शन सही है, याद कर लीजिएगा। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड 1 विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट? कुछ आपको डाकघर गाइड भाग 1 के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा। जिन लेखों पर वसूल किया जाने वाला कस्टम शुल्क 50 रुपए से अधिक होता है डाकघर की खिड़की पर वितरित किया जाता है। कुछ डाकघरों के मामले में यह सीमा 50 रुपए है, प्रेसिडेंसी डाकघरों के मामले में यह सीमा 100 रुपए है। दोनों बातें सही है, याद रखिएगा। किसी भी आर्टिकल पर 50 रुपए से ज्यादा का सीमा शुल्क वसूल किया जाना है, आर्टिकल की डिलीवरी डाकघर पर की जाती है, डाकघर की खिड़की पर की जाती है। अगला जो ऑप्शन बोला है धनादेश का भुगतान आमतौर पर धनादेश और पावती पर हस्ताक्षर करने पर अदाता को पते पर दिया जाता है। यह भी बात सही है। जो भी मनी ऑर्डर आएगा दोनों जगह हस्ताक्षर करेगा, पावती पर करेगा, इसके अलावा जो रिसिप्ट है उस पर करेगा और उसको मनी ऑर्डर दिया जाता है।
अगला जो आपका स्टेटमेंट है, विदेशों से प्राप्त छोटे पैकेट पर वितरण शुल्क लगाया जाता है, निर्धारित जो भी वितरण शुल्क होगा वो। देखिए, हमें तीनों ही स्टेटमेंट अभी तक सही मिले हैं और हमें जब ढूंढना गलत था तो गलत तो कोई मिला नहीं, इसीलिए हम इसका उत्तर डी करेक्ट कर देंगे। तीन में से कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इज राइट। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सुपरस्क्रिप्शन फॉल अंडर हेड पोस्ट रेस्टेंटे। मैंने आपको बताया कि नेस्तनाक के तहत आर्टिकल को ज्यादा दिन तक के लिए रोका जा सकता है। भाई हम कैसे समझेंगे कि आर्टिकल नेस्तनाक के अंतर्गत आया हुआ है? तो कुछ आपको रिमार्क दिए गए हैं। रिमार्क में पहला रिमार्क होता है कि टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, कि बुलाए जाने तक रखा जाना। ऐसा अगर आर्टिकल पर मेंशन हुआ है तो आपको यह बात समझ लेना है कि आर्टिकल नेस्तनाक के अंतर्गत आता है। अगर आर्टिकल पर लिखा है, सुनिएगा, अगर आर्टिकल पर लिखा है कि टू अवेट अराइवल, मतलब आगमन की प्रतीक्षा की जाए, तो आर्टिकल नेस्तनाक के तहत आएगा। अगर आर्टिकल पोस्ट ऑफिस को संबोधित किया गया है तो आर्टिकल नेस्तनाक के अंतर्गत आएगा। इस नियम में वीपी आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल को 1 महीने तक रिटेन किया जा सकता है। तो ए, बी और सी ये तीनों जो है नेस्तनाक के रिमार्क हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम कवर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, इंडिया ज्वाइन एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन 1961, 1971, 1973। याद रखिएगा, भारत ने पार्टिसिपेट, या आपको मैं बोलूं कि भारत ने सदस्यता ग्रहण की थी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इसको हम एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन भी कई बार बोल देते हैं। इसका उत्तर सी है 1973। अगर इसका स्थापना पूछेगा 1961 ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर पूछेगा बैंकॉक थाईलैंड में अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है, पहले मनीला में था। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा यह है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। बताइए कौन सा अप्पू का सदस्य नहीं है। बात समझिए, देखिए यूपीओ में 192 लगभग देश सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं, तो इस लिस्ट को याद करना संभव नहीं है। लेकिन जब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की बात आएगी तो इसमें मात्र 32 देश हैं और ये एशियाई देशों को कवर करता है। याद रखने वाली बात है कि 32 देशों का जो लिस्ट है वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा जापान भी है, थाईलैंड भी है, रूस इसका सदस्य नहीं है। इसी वजह से इसका उत्तर हम सेलेक्ट करेंगे बी नंबर का। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है। अब बोला है विदेश डाक में, कहने का मतलब है इन द फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट अप्लाई टू विच द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल। भाई मैंने कितने बार बता दिया इस बात को कि लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट, अरे सुनिएगा, विदेश डाक में केवल 2 ही कंडीशन है, 2 ही टाइप है। एक लेटर पोस्ट का टाइप है और दूसरा टाइप है पार्सल पोस्ट का। अब लेटर पोस्ट में तो बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, जैसे लेटर भी आता है, जैसे पोस्ट कार्ड भी आता है, जैसे एरोग्राम भी आता है, जैसे स्मॉल पैकेट भी आता है, जैसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भी आता है और इसके अलावा प्रिंटेड पेपर भी आता है। तो ये सभी लेटर पोस्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी वजह से इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ चुका होगा। चलिए एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैंने लेटर पोस्ट के बहुत सारे प्रकार आपको बता दिए। क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको प्रकार बताया उनमें से लेटर की कैटेगरी में किस आर्टिकल का बीमा किया जा सकता है, मतलब किस आर्टिकल को आप बीमाकृत माध्यम से भेज सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है। बोला है इन कनेक्शन विथ फॉरेन पोस्ट आर्टिकल एड्रेस पोस्ट रेस्टेंटे एक्सेप्ट वीपी आर डिटेन इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग।
कि विदेश पोस्ट के संबंध में वीपी को छोड़कर जो भी आर्टिकल नेस्डाक को संबोधित होंगे उनको 1 महीने तक रोका जा सकता है। अभी तो ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, ये सरल क्वेश्चन हो गया है। चलिए 16 नंबर का इसका उत्तर क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। ठीक है, 16 नंबर देखो भाई साहब, 16 नंबर क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड 2 विच द फॉलोइंग इज करेक्टेड। पीओ गाइड 2 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है। पहला देखते हैं, बोला है अनडिलीवरेबल पत्राचाल मूल देश में वापस कर दिए जाते हैं और देय शुल्क के भुगतान पर प्रेषक को दिए जाते हैं। कोई अवितरित आर्टिकल है, वितरण नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में आर्टिकल वापस आएगा जहां से बुक किया था, और जो भी चार्ज उस पर लगा है वापस आने का, वो चार्ज प्रेषक से वसूल किया जाता है। उसके बाद इस आर्टिकल को प्रेषक को वितरित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, और सही ढूंढना था तो एक हमें चीज सही मिल गया है। दूसरा देखते हैं, पोस्ट कार्ड विच डू नॉट बियर एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रिटर्न। क्या ऐसे पोस्ट कार्ड जिन पर प्रेषक का पता नहीं होता है वह पोस्ट कार्ड लौटाए नहीं जाते हैं, ये भी बात सही हो जाएगा। हमें ढूंढना था सही, और ए में जो स्टेटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट बी में दिया है, वो दोनों ही स्टेटमेंट सही की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट था, देखिए थ्योरी से जब क्वेश्चन आए और आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़े तो आपको ध्यान रखना है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, बोला है द ग्रीन कस्टम लेबल C1 is intended for article values less than ... and is to be passed on article। देखिए C1 लेबल का यूज पहले किया जाता था, मतलब ये अपडेट हो चुका है। अभी कौन सा कस्टम लेबल यूज किया जाता है, CN22 और CN23। बात समझ लीजिएगा, ये अभी कस्टम लेबल उपयोग किए जाते थे। तो CN22 300 या उससे कम के लिए उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जो CN23 है वो 300 SDR से अधिक के लिए यूज किया जाता है। तो अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 17 है POG2 के अनुसार तो सही है, लेकिन जो मैंने अपडेट बताया उसको भी ध्यान रखिएगा। जब 3400 रुपए से कम होता था तो C1 कस्टम लेबल उपयोग किया जाता था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन फॉरेन लेटर पोस्ट आइटम अ लेटर शुड हैव अ सरफेस मेजर नॉट लेस देन, कि विदेशी पत्र मदों में एक पत्र की जो माप होती है निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए उत्तर इसका 18 का बी करेक्ट होगा। क्यों होगा, 90/40 हमने बहुत सारे आर्टिकल का मिनिमम जो मेजर है वो देखा है, और प्लस -2 का टॉलरेंस चल सकता है। ठीक है, मतलब जो सही सुड़ता है वो 2 हो सकता है, 2 का इधर उधर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 का बी हो गया। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, द रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस नॉट अवेलेबल इन फॉरेन पोस्ट ... विच इनलैंड रेट अप्लाई। देखिए कुछ देश ऐसे हैं जहां पर पोस्ट कार्ड को आप अंतर्देशीय डाक दर पर भेज सकते हो। बात समझ में नहीं आई कि भाई साहब जो पोस्ट कार्ड अब इंडिया के अंदर भेजते हो उसी रेट पर कुछ पड़ोसी देश होंगे उनको भी भेज सकते हो। जैसे मैं अगर बताऊं कि अभी पोस्ट कार्ड का कीमत 10 रुपए, अरे पोस्ट कार्ड नहीं, ये विदेशी पोस्ट कार्ड का कीमत 10 रुपए है। लेकिन ये 10 रुपए का जो सर्विस है वो अगल बगल के देशों के लिए है, जैसे आपका भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। अगर इसी पोस्ट कार्ड को आप किसी और देश भेजते हैं तो इसका कीमत 15 रुपए हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है, फॉरेन पोस्ट प्रिंटेड पेपर कंटेन ओनली बुक एंड पंपलेट। कहानी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुद्रित पुस्तक है जिस पर आपने पैम्पलेट डाला हुआ है तो उस कंडीशन में उसका जो लिमिट होता है भेजने का वो 5 kg होता है, याद कर लीजिएगा। मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी चीजें 2 kg तक जाएंगी, पैम्पलेट और बुक 5 kg तक जा सकता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी इसी के अंतर्गत आता है, मतलब प्रिंटेड पेपर का ही पार्ट है, उसको भी 2 kg तक भेजा जाएगा। इसी वजह से इसका उत्तर बी करेक्ट हो गया है। हमने कुछ चीजों के बारे में चर्चा कर लिया है। चलिए
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हमारे चैनल को जीपी ऑनलाइन क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है। पूछा है द टर्म बैन इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रेफर कि डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में आपको पता है कि एनआई के अंतर्गत नेटवर्क यूज किया जाता है, वो नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और यही आपसे पूछा था कि बैन का मतलब क्या होता है। इसका उत्तर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि आरआईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए सरल क्वेश्चन है ना। देखिए पहले जब हम बीओस के लिए जो डिवाइसेस लॉन्च किए उसको हमने आरआईसीटी बोला, फिर बाद में इसको हमने दर्पण बोल दिया। तो आर का मतलब होता है रूलर, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, उसके बाद एंड लगाएंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है भाई साहब? रूलर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका उत्तर हो गया है डी। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का। द लेटर ओ in term MOH in a connection with IT modernization project कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के संबंध में MOH में O का मतलब क्या है? ऑप्शन ए दिया है आपको ऑफिस, बी दिया है आपको ऑपरेशन, सी दिया है आपको ऑफ, या फिर डी दिया है ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा मेल ऑपरेशन हार्डवेयर होता है, इसी वजह से इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है। जो हमने पिछला टाइप का किया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। पिछला में देखा एमओएच में आपसे पूछा ओ का मतलब, जिसका मतलब ऑपरेशन था। अभी जो पूछा है एमएनओपी, एमएनओपी मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, जिसमें एन का मतलब पूछा, एन का मतलब हो जाएगा नेटवर्क। बाकी ऑप्शन कुछ जरूरत ही नहीं तो पढ़ने का जरूरत, बाकी ऑप्शन का ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। 25 नंबर का क्वेश्चन है थ्रू हाउ मेनी डिफरेंट सेगमेंट आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में डिफरेंट सेगमेंट थे, जैसे कुछ बता दूं मैं आपको तो एनआई था, सीएसआई था, इसके अलावा एफएसआई था, इसके अलावा सीएम था। ऐसी बहुत सारी सेगमेंट थे जिसमें कि आपका उत्तर बी करेक्ट होगा। टोटल 8 सेगमेंट थे, 8 सेगमेंट का अलग अलग फीचर था और सब कुछ आपने पढ़ रखा है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए एमएनओपी में आपको एक वर्ड देखने को मिलता है केपीआई। अरे केपीआई का मतलब क्या होगा? के से मतलब होगा की, पी से मतलब होगा परफॉर्मेंस और आई से मतलब होगा इंडिकेटर। अरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है और यहां पर आपसे ईआरपी का मतलब पूछा है। ईआरपी आपको पता होना चाहिए। ई फॉर होता है इंटरप्राइज, आर फॉर होता है रिसोर्स और पी फॉर होता है प्लानिंग। अगर आपसे दोबारा पूछे तो आपको बताना है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यूआईडीएआई का बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आपको पूछा है यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दिया है यूनिक, बी में दिया है यू कीप और डी में दिया है आपको यूजर। इसके अलावा आपको बी में ऑप्शन दिया है यूपी। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यू का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यू का मतलब पूछा तो यूनिक मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे ईसीएमएस में एस का मतलब पूछा। देखिए अब इसी टाइप के क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। लगातार आपको 4 से 5 क्वेश्चन सेम टाइप का देखने को मिला है। ईसीएमएस का हमने देखा है कि इसका उपयोग पीएलआई आरपीएलआई के दस्तावेज जो नए प्रपोजल होते हैं उनको अपलोड करने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और यस का पूछा तो यस हम बता देंगे सिस्टम, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
फिर उसी टाइप का क्वेश्चन डीपीएमएस में डी का मतलब पूछा, तो भाई डी का मतलब होता है डिलीवरी, पी का मतलब होता है पोस्टमैन, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट और एस का मतलब होता है सिस्टम। डिलीवरी, पोस्टमैन, मैनेजमेंट, सिस्टम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फी रजिस्टर्ड न्यूज पेपर। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन संबंधित कुछ और भी चीजें मैं आपको बताकर जाऊंगा। देखिए पंजीकरण का कोई भी चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पंजीकरण 3 साल के लिए वैलिड रहता है, मतलब 3rd कैलेंडर ईयर के लिए वैलिड रहता है। कौन सा ईयर चल रहा है? 2024 चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि अपडेट हो चुका है, पीओ गाइड 1 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि अपडेट हो चुका है। इसका जो टाइम लिमिट है अभी 3rd कैलेंडर ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। 24 चल रहा है, 24 में यदि लेते हैं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 24 पूरा रहेगा, 25 रहेगा, 26 तक, 26 में दिसंबर तक रहेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। द वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड 4 kg जो है सही होगा। अपंजीकृत पार्सल का वजन 4 किलो से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, और यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला देखिएगा, ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल एट सिंगल अकाउंट, कि एक व्यक्ति द्वारा एकल खाते के रूप में एक खोला जा सकता है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, और सही नहीं का मतलब होता है कौन सा गलत है, और ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल संयुक्त खाते विपरीत में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, मतलब सिंगल टू ज्वाइंट, ज्वाइंट टू सिंगल में परिवर्तन करने का अनुमति नहीं है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, खाता खोलते समय नामांकन अनिवार्य नहीं है, ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि भाई साहब नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट। खाता खोलते समय अभी वर्तमान में नॉमिनेशन कंपलसरी कर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। 34 नंबर में आपसे पूछा है कि जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उस पर ब्याज का गणना महीने में किस दिन से किस दिन के बीच में सबसे कम राशि पर किया जाता है। चलिए 10वां दिन महीने का अंत, 5वां दिन महीने का अंत, 10वां, 15वां, 5वां या 15वां। याद रखिएगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट का बात कर रहा है। ब्याज की गणना सबसे कम राशि, मतलब उस अकाउंट में सबसे कम राशि महीने में जिस दिन रहेगा उस दिन का बैलेंस, उस दिन के बैलेंस पर ब्याज दिया जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे महीने के 5वें दिन से लेकर महीने के अंत तक में, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग टीडी अकाउंट, कि टीडी खाता खोलते समय कम से कम आपको 1000 रुपए की जरूरत पड़ेगा, और आगे अगर किसी अमाउंट में खुलवाना चाहते हैं तो आपको इसको 100 के गुणांक में खुलवाना पड़ेगा। कौन सा उत्तर? उत्तर इसका डी हो गया, और गुणांक पूछेगा तो आपको 100 बताना है। अगला है, और आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम एंट्री स्पॉस ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, कि संयुक्त जीवन बीमा में पति पत्नी के प्रवेश के समय न्यूनतम और अधिकतम आयु 21 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। ये विशेष टाइप का एक बीमा स्कीम है जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति पति या पत्नी में से कोई एक जन भी पीएलआई के लिए पात्र होता है और वो पीएलआई स्कीम में पार्टिसिपेट करता है तो दोनों व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाता है। दोनों कपल का उम्र 21 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला पूछा है कि पीएलआई में जो होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो पूरे जीवन को सुरक्षित करता है, जिसे हिंदी में हम सुरक्षा बोलते हैं, 1000 प्रतिवर्ष बीमा राशि का अंतिम घोषित बोनस 76 रुपए है। प्रति 1000 बीमा राशि पर 76 रुपए का बोनस दिया जाता है, याद कर लीजिएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। अगला है आरपीएलआई इंट्रोड्यूस। आरपीएलआई की शुरुआत हुई थी 24 मार्च 1995, मतलब 24 मार्च को ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
पीएलआई का पूछेगा तो 1884 ध्यान रखना है, 1 फरवरी 1884। इसका उत्तर करेक्ट हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। आपसे क्वेश्चन 39 में सवाल किया गया है, एक योजना डाक विभाग चलाता है, किसके लिए? टिकटों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि टिकटों के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा हो। स्कॉलरशिप स्कीम है, महीने में 500 रुपए का स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दिया जाता है जो इस पर पार्टिसिपेट करते हैं। 6 से लेकर 9 तक के बच्चे इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस योजना का नाम होता है स्पर्श। अरे स्पर्श का आपसे पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है। 39 का जो सही जवाब हो जाएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी। शौक के रूप में टिकटों में योग्यता अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छात्र वृत्ति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, विच सर्विस प्रोवाइड कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन राइट फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी। बताइए कि कौन सी सेवा है, अरे डाकघर की कौन सी सेवा है जो मेल को तैयारी से लेकर मेल की डिलीवरी तक संपूर्ण मेलिंग सोल्यूशन प्रदान करती है? बिजनेस पोस्ट, बिल्कुल बिजनेस पोस्ट इसका जवाब सही हो जाएगा। डायरेक्ट पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट नहीं होगा। डायरेक्ट पोस्ट में अनएड्रेस आर्टिकल भेजे जाते हैं। बिल मेल में मासिक स्टेटमेंट के बिल भेजे जाते हैं। लॉजिस्टिक पोस्ट में बड़े बड़े पार्सल भेजे जाते हैं। ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर ए करेक्ट हो गया। अगला जो आपसे पूछा है कि विच द फॉलोइंग ऑटोमेटेड इन फिनेकल, कि निम्नलिखित में से फिनेकल में स्वचालित है। क्या चीज स्वचालित है? जैसे चेकबुक इशू फी बिल्कुल ऑटोमेटिक ले लेगा, चेक डिसऑनर फी ऑटोमेटिक ले लेगा। ये दोनों चीज ऑटोमेटिक है। फिनेकल में दोनों बातें सही होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एसबी ऑर्डर 3/2021 नो बीपीएम शैल एक्सेप्ट कैश ट्रांजैक्शन। कोई भी ब्रांच पोस्टमास्टर है, बोला है एसबी ऑर्डर 3/2021 के अनुसार इतने से ज्यादा का ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकता पर डे के हिसाब से। 20,000, 25, 50 या 1 लाख। याद रखिएगा 50,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नगद लेन देन में स्वीकार नहीं करेगा। किसका बात कर रहा है? बीपीएम का बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है 43 नंबर का, और यहां पर आपसे फॉर्म नंबर MS11 के बारे में पूछा है। MS11 क्या होता है बताइए? मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, मतलब कार्य वितरण का ज्ञापन होता है। इसमें कौन सी चीजें होंगी? देखिए, इसको अधीक्षक जारी करता है और बताता है कि कौन सा कर्मचारी क्या काम करेगा, कितना टाइम करेगा, सभी चीजें उस पर होती है। ठीक है। अगला जो है वो नॉमिनल रोल दिया है। अगला है अटेंडेंस रजिस्टर। फिर अगला है विलेज सॉर्टिंग लिस्ट। तो इसका जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है MS11, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको उपस्थिति रजिस्टर का फॉर्म नंबर बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। S37 होता है ना। आप लोग को कमेंट बॉक्स में विलेज सॉर्टिंग लिस्ट का फॉर्म नंबर बताना है। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का कौन सा नियम कहता है कि पोस्टमास्टर द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का पर्यवेक्षण किया जा सकता है? 1, 2, 3, 4 बताइए। सुपरविजन सबऑर्डिनेट ऑफिसेस बाय पोस्टमास्टर। 44 का जवाब हो जाएगा। रूल 1 में ये नियम बताया गया है। रूलिंग के क्वेश्चन आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट आते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर से पूछेगा, बाहर बाहर से ऊपर ऊपर का पूछता है। याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो याद कर सकते हो। अगला है 45 नंबर का, हु इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल करेक्टनेस ऑफ एसओ अकाउंट, कि एसओ अकाउंट के शुद्धता के लिए जिम्मेदार होता है। 45 का सही जवाब हो जाएगा ये। एसपीएम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी चीजें एसओ के अकाउंट में होती हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से कवर करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच सेट सॉर्टिंग मेल ऑफिस डिवाइड इनटू 4 पार्ट। मैंने बताया कि प्रत्येक जो सेट है उसको 4 भागों में बांटा गया है कार्य और उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से। जैसे पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, मेल डिपार्टमेंट। तो 4 इसका जवाब सही हो जाएगा। और चारों के अलग अलग इंचार्ज होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है
कि अब कभी भी किसी सेट में 2 ही सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं तो वो जो है 2 जगह का चार्ज ले लेते हैं। जैसे अगर उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, यदि रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट है, पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं है, तो रजिस्ट्री का जो कार्य करता है सॉर्टिंग असिस्टेंट, वही पार्सल का भी काम करता है। ठीक है, 46 का उत्तर सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर का है। बोला है विच द फॉलोइंग कंटेन रिकॉर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सुपरवाइजर आरएसए वर्किंग इन सीआरसी। कि सीआरसी मतलब कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर में काम कर रहे सिस्टम प्रशासक, पर्यवेक्षक और आरएसए के रिकॉर्ड कहां शामिल होते हैं? सेट मास्टर में, स्टाफ प्रोफाइल में, सर्विस मास्टर में, मेल एजेंसी मास्टर में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि भाई साहब सभी का रिकॉर्ड जो है स्टाफ प्रोफाइल में शामिल होता है। ठीक है, लेकिन जब से सीआरसी आया तो बहुत सारी चीजें जो है कंप्यूटराइज हो गई और आपको अभी कंप्यूटर से काम करने को दिया जाता है रजिस्ट्री का। 48 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क इशूड बाय सुपरिटेंडेंट। कार्य वितरण का ज्ञापन अधीक्षक जारी करते हैं यदि किसी कार्यालय या फिर अनुभाग में एक से अधिक अधिकारी कार्य करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर का है। बोला है फॉरेन पोस्ट कंप्लेन रिसीव फ्रॉम मेंबर पब्लिक आफ्टर पीरियड काउंटिंग फ्रॉम द डे फॉलोइंग डेटा पोस्टिंग नीड नॉट टू बी एंटरटेन। यदि कोई भी कंप्लेन आता है विदेशी पोस्ट के संबंध में तो ध्यान रखिएगा कि पोस्टिंग की तारीख के अगले दिन से गिनती की अवधि के बाद कोई भी शिकायत प्राप्त हुआ तो इतने दिन के बाद उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या 2 साल। मैंने आपको बताया कि जिस दिन आपने पोस्ट किया उसके अगले दिन से आपको 1 साल के अंदर उसके बारे में पूछताछ शिकायत करने का परमिशन है, उसके बाद आपको नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। द पोस्ट ऑफिस विच एक्सचेंज मेल फॉरेन कंट्री नोन एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। कि ऐसा डाकघर, सुनिएगा इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा डाकघर जो विदेशी डाकघरों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है उस डाकघर को हम विनिमय कार्यालय के नाम से जानते हैं। डीओपी के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है लाइक करिएगा। किसी भी क्वेश्चन संबंधित आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।